धन्यवाद संचालक जी। साथियों, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा, जैसा कि नाम से ही पता है कि ये पिछड़े वर्ग का ओबीसी समाज के लोगों का संगठन है और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के माध्यम से 2 फरवरी से अमर शहीद जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी के जन्मदिन से ये परिवर्तन यात्रा पूरे उत्तर प्रदेश में चल रही है। बीच में कोविड-19 की दूसरी लहर आ गई थी और दूसरी लहर आने के कारण इस यात्रा को कुछ दिन के लिए स्थगित करके हम लोगों ने रखा हुआ था और जैसे ही कोविड की दूसरी लहर खत्म हुई तो हम लोगों ने इस यात्रा को दोबारा से शुरू किया। ये यात्रा उत्तर प्रदेश के लगभग 50 जिलों से होते हुए आज आपके गोंडा जनपद में पहुंची। चूंकि आज की जो तारीख है वो 7 अगस्त है और जो 7 अगस्त की तारीख है ये तारीख पिछड़े वर्ग के लिए बहुत महत्वपूर्ण तारीख है। ये महत्वपूर्ण तारीख क्यों है? क्योंकि आज के दिन ही 1990 को मंडल कमीशन पिछड़े वर्ग के लिए लागू किया गया था। वीपी सिंह देश के प्रधानमंत्री थे और उन्होंने मंडल कमीशन को लागू करने की घोषणा किया था। तो वैसे तो हम पूरे उत्तर प्रदेश में इस परिवर्तन यात्रा को लगातार चला ही रहे हैं, मगर आज की जो हमारी परिवर्तन यात्रा है उसको हम मंडल दिवस के रूप में चला रहे हैं, क्योंकि आज के दिन मंडल कमीशन लागू हुआ था। तो इसलिए आज खास तौर से इसको मंडल दिवस के अवसर पर हम लोगों ने इस यात्रा को हम लोग चला रहे हैं। तो हम आप सभी लोगों को भी मंडल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं, क्योंकि मंडल दिवस पिछड़े वर्ग के लिए एक बहुत बड़ा दिवस था। बड़ा दिवस क्यों था कि पिछड़े वर्ग को 27% आरक्षण 7 अगस्त 1990 को मिला था, वीपी सिंह ने घोषित किया था। तो ये मंडल को लागू हुए 30 साल हो गए। मंडल को लागू हुए 30 साल हो गए और मंडल कमीशन की 40 सिफारिशें थी। 40 सिफारिशों में एक सिफारिश ये भी थी कि जब मंडल ने लिखा है उसमें कि जब हम पिछड़े वर्ग के तमाम आंकड़े कलेक्ट कर रहे थे तो हमें बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही। दिक्कत क्यों हो रही थी? क्योंकि जनगणना में पिछड़े वर्ग से संबंधित आंकड़े कलेक्ट नहीं किए जाते। मंडल ने लिखा, जो बीपी मंडल थे, बीपी मंडल मंडल कमीशन के अध्यक्ष थे, तो बीपी मंडल ने लिखा मंडल कमीशन की रिपोर्ट में कि जब हम मंडल कमीशन की रिपोर्ट बना रहे थे, उसके लिए भाग दौड़ कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, तो हमको बड़ी दिक्कत इस बात की हो रही थी कि ओबीसी के आंकड़े ही नहीं थे। आंकड़े क्यों नहीं थे ओबीसी के? क्योंकि ओबीसी की जनगणना ही आजाद भारत में नहीं की गई, तब भी नहीं की गई थी और आज तक नहीं की गई। इसलिए मंडल ने अपनी सिफारिश में लिखा कि सरकार ओबीसी की जाति आधारित गिनती करे, मगर आज तक किसी ने नहीं किया, किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया। आजादी के 74 साल में इस देश की 60% जिसकी आबादी है उसको ये कहना पड़ रहा है कि भाई साहब इस देश में जानवरों की गिनती होती है, कुत्तों की गिनती होती है, हिजड़ों की गिनती होती है, मगर हम पिछड़ों की गिनती नहीं होती। अरे देश में लोकतंत्र है, लोकतंत्र में हर 5 साल में हम वोट डालते हैं। हमारी संख्या ज्यादा है, हम हर 5 साल में वोट डालते हैं, फिर भी हमारी गिनती नहीं हो रही। ये सोचने और समझने का विषय है कि देश में जिसकी आबादी 60% हो, उस समाज के लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है, तो फिर किसकी समस्या का समाधान? इसलिए मैं अपने लोगों को कहता कि हम जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, हम दुनिया के 8वें अजूबे हैं। क्योंकि दुनिया में 7 अजूबे हैं, ऐसा किताबों में पढ़ाया जाता है। 7 अजूबे तक अभी हम पहुंच नहीं पाए हैं, वहां देख नहीं पाए हैं 7 अजूबे को, लेकिन दुनिया में 7 अजूबे हैं। ये किताबों में पढ़ाया जाता है कि दुनिया में 7 अजूबे हैं। अगर हम पिछड़े वर्ग के लोगों ने अपनी तरफ देखा होता तो हमें यह पता चलता कि दुनिया के 8वें अजूबे हम खुद ही पिछड़े वर्ग के।
क्यों हम खुद ही पिछड़े वर्ग के लोग हैं दुनिया के 8वें अजूबे? क्योंकि हमारी आबादी देश में ज्यादा है, हमारी संख्या देश में ज्यादा है, हमारी संख्या 60% है, लेकिन 60% आबादी वाला जो समाज है वो हर साल लोकतंत्र में वोट भी डालता है, हर 5 साल पर वोट डालता है, लेकिन उसकी एक भी समस्या का समाधान नहीं। तो सवाल यह है कि जब हम वोट भी डाल रहे हैं, हमारी संख्या भी ज्यादा है और जिसको ज्यादा वोट पड़ते हैं उसकी सरकारें बनती हैं, तो सवाल यह है कि फिर हमारी सरकारें क्यों नहीं बनी? फिर हमारी समस्याओं को सरकार सुन क्यों नहीं रही? उसका कारण क्या है? लोग हमारे हैं, मगर हमारे ही लोगों के दिमाग पर ब्राह्मणों ने कब्जा कर लिया। जब हम मुंडी गिनते हैं तो हमारी संख्या है, मुंडी गिनने में हमारी संख्या है, लेकिन लोग हमारे हैं, मगर हमारे लोगों के दिमाग पर ब्राह्मणों ने कब्जा कर लिया। जब हमारे लोगों के दिमाग पर ब्राह्मणों ने कब्जा कर लिया तो बटन हाथ से दबती है या दिमाग से दबती? अभी इन्होंने कहा हाथ से, फिर कहा दिमाग से, मगर पहले हाथ से नहीं दबती, पहले दिमाग से दबती है, बाद में हाथ से दबती है। दिमाग जिसको ऑर्डर करता। अच्छा, इतने लोग कार्यक्रम में आए, बाकी लोग क्यों नहीं आए? पर्चा तो और लोगों के पास गया रहा होगा, निमंत्रण तो और लोगों के पास गया रहा होगा। जिसके दिमाग ने आदेश दिया कि नहीं, आपको यात्रा जो आ रही है उस कार्यक्रम में चलना चाहिए, तो उस जिसके दिमाग ने आदेश दिया वो आ गया। नहीं तो पिछड़े वर्ग के लोग तो इतने ही है नहीं इस इलाके में, बहुत सारे। तो जिसके दिमाग ने आदेश दिया वो आया, जिसके दिमाग ने आदेश नहीं दिया वो नहीं आया। वैसे दिमाग कौन सी बटन दबाना है उसका भी आदेश देता है। अब दिमाग पर कब्जा ब्राह्मणों का है। हम कभी कभी अपने पिछड़े वर्ग के लोगों को कहते हैं कि हमारे पिछड़े वर्ग के लोग ब्राह्मणों के गुलाम हैं। तो हमारे पिछड़े वर्ग के लोग कहते हैं, पटेल जी, हमारे पैर में कोई ब्राह्मण बेड़ी लगा के रखे हैं क्या? हाथ में कोई हथकड़ी लगा कर रखे हैं क्या? हमको कहीं रस्सी से बांध कर रखे हैं क्या? आप कहते हो हम गुलाम हैं, हम कैसे मान लें कि हम गुलाम? हमने कहा बात तो सही है, पर हम लोगों ने आपको हथकड़ी नहीं लगाया, आपको बेड़ी नहीं लगाया है, आपको रस्सी से नहीं बांधा है, लेकिन जब आपका दिमाग बांध दिया है तो रस्सी से बांधने की क्या जरूरत है? जिसका दिमाग बांधा हुआ है उसका हाथ पैर बांधने की क्या जरूरत है? हमारे लोगों का तो ब्राह्मणों ने दिमाग ही बांध दिया है, तो हाथ पैर बांधने की जरूरत पड़ती नहीं है। उदाहरण के लिए आपको बता दें, दिमाग कैसे बांध दिया है? जब हमारे घर में बच्चा पैदा होता है तो कोई ब्राह्मण छड़ी लेकर के, डंडा लेकर के आता है? नहीं, हमसे ही नाम रखवा, नहीं आता। लेकिन हम खुद ही ब्राह्मण के घर जाते हैं, हमसे वो जबरदस्ती नहीं करवा रहा, हम खुद ही जाते हैं उसके घर। क्यों जाते? क्योंकि हमको लगता है नाम रखना बहुत बड़ा काम है, पैदा करना हमारी दृष्टि से बड़ा काम नहीं है, नाम रखना हमारी दृष्टि से बड़ा काम है। हमारे समाज की दृष्टि से तो पैदा तो हम कर लेते हैं, लेकिन नाम रखने के लिए पंडित जी के पास जाते हैं। फिर पंडित जी पूछते हैं कौन से दिन पैदा हुआ, तो हमारा आदमी कहता है बुध के दिन पैदा हुआ। अच्छा, बुध के दिन पैदा हुआ तो बुद्धू राम इसका नाम रख दो। अब नाम हो गया बुद्धू राम। अब बुद्धू राम घर से निकले चौराहे पर, तो किसी ने पूछा नाम क्या है? बोले बुद्धू राम। क्यों? गला दबा के बोलेंगे, आवाज नहीं निकलेगी बुद्धू राम जिसका नाम है, लेकिन जिसका नाम अखंड प्रताप सिंह होगा उसकी आवाज तेज से निकलेगी। इसका मतलब है कि नाम रखने में भी कुछ कलाकारी है। जिसका नाम बुद्धू राम है उसकी आवाज धीरे निकलती है, और जिसका नाम अखंड प्रताप सिंह है उसका आवाज तेज निकलती है। तो इसका मतलब है कि नाम का संबंध मनोबल से है, और मनोबल का संबंध लड़ाई जीतने से। मन के हारे हार है और मन के जीते जीत है। जो मनोबल जिसका गिर गया वो युद्ध के मैदान में जाने के पहले ही है। युद्ध के मैदान में तो लड़ाई वही जीतेगा
जिसका मनोबल बड़ा होगा वो लड़ाई जीतेगा। तो जब नाम है बुद्धू राम हो गया तो मनोबल कहां से बढ़ेगा और लड़ाई कहां से जीतेगा? तो पंडित तो जबरदस्ती कर नहीं रहा। जब आप स्कूल में नाम लिखाने जाते हो, क्या मास्टर पूछता है पंडित से नाम लिखवाया है तभी लिखेंगे? ऐसा तो पूछता नहीं। आप जो भी नाम बताते हो लिखता है। क्यों? क्योंकि भारतीय संविधान में जो आपकी भेड़िया थी, जो आपकी गुलामी थी, जो आपके साथ जबरदस्ती होती थी, उसको खोल दिया। और भारतीय संविधान ने आपको अधिकार दिया, जब आप बच्चे पैदा कर सकते हो तो बच्चे का नाम भी आप ही रख सकते हो, किसी के पास जाने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन फिर भी हमारे लोग कहते हैं, क्योंकि बेड़ी तो नहीं लगी है, रस्सी तो नहीं बंधी है, लेकिन दिमाग बंध गया है। समस्या तो इस बात की। बच्चे को पढ़ाया लिखाया बड़ा किया, डॉक्टर बनाया, मास्टर बनाया, वकील बनाया, इंजीनियर बनाया, फिर उसकी शादी की तारीख आ गई, रिश्ता आ गया घर पे, लड़की वाला रिश्ता लेके आ गया, सब कुछ बात सही लग रही है, तो हमारा आदमी दौड़ा दौड़ा पंडित जी के पास जाता, थोड़ा पंडित जी को बुला लो, गणना मिल रही नहीं मिलाता है कि नहीं मिलाता? अरे तुम्हारा बच्चा खुद ही डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, वकील है, खुद ही इतना पढ़ा लिखा है, तुम कच्चा आठ फेल आदमी को बुलाकर लाते हो, गणना मिलाते हो। फिर शादी की तारीख पूछकर फिक्स हो जाती है। एक ही दिन सैकड़ों हजारों लोगों की शादियां फिक्स हो जाती है। फिर टेंट भी महंगा हो जाता है, गाड़ियां भी महंगी हो जाती है, हलवाई भी महंगा हो जाता है और पंडित भी महंगा हो जाता है, क्योंकि शादी भी तो वही तो कराएगा। फिर वो बोलता है, नहीं जल्दी कराओ, हमें दूसरी जगह बोलता है कि नहीं बोलता है, जल्दी कराओ। फिर इधर उधर करा के पैसा वैसा लेके फिर झोला उठाता है, निकल देता है। तो अब जब बच्चा डॉक्टर, मास्टर, वकील, इंजीनियर हो गया तो मौर्य जी अपने बच्चे की शादी नहीं करवा सकते, कुशवाहा जी नहीं करवा सकते, पढ़े लिखे लोग नहीं मौर्य कुशवाहा में, पटेल में पढ़े लिखे लोग नहीं है, यादव में पढ़े लिखे लोग नहीं है, सब में शादी करवा सकते हैं। संविधान ने अधिकार दिया, आप अपने बेटे बेटी की शादी करवा सकते हो, मगर आप करवाते कहाँ हो? आप तो अनपढ़ ब्राह्मण ढूंढने जाते हैं और मुफ्त में करता है क्या? लेता है। फिर अच्छा चलो करवा लिया, तब तलाक का मुकदमा नहीं चलना चाहिए, दहेज उत्पीड़न का मुकदमा नहीं होना चाहिए, दहेज हत्या का मुकदमा नहीं होना चाहिए, जो पतोहू आ रही घर में वो सास और ससुर की पूरा मान सम्मान करना चाहिए, बेइज्जत नहीं करना चाहिए, सेवा करना चाहिए। लेकिन ऐसा होता है क्या? पंडित से कराने के बाद भी ऐसा नहीं होता है, तो फिर पंडित से कराने से क्या फायदा? अच्छा आप जिला न्यायालय में चले जाओ और जितने मुकदमे चल रहे हैं दहेज हत्या के, दहेज उत्पीड़न के, 3 इसके तलाक के, उसकी लिस्ट निकालो, पता चलेगा 100% शादियां पंडितों ने कराई। अरे जो पंडित कराया तो मुकदमा नहीं होना चाहिए था, मगर पंडित के कराने के बाद भी मुकदमा हो रहा है, मियां बीवी में झगड़ा हो रहा है, सास बहू में झगड़ा हो रहा है, फिर पंडित से कराने से क्या फायदा? हमारा आदमी बड़ी मेहनत से घर बनाता है, क्योंकि घर बनाने में बहुत पैसा लगता है, तो बहुत पैसा इकट्ठा करता है फिर घर बनाता है। घर बनाता तो खुद कमाई से, घुसने माँ बाप को भी नहीं देता। कब तक? जब तक ब्राह्मण गिरी प्रवेश न करते। अरे माँ बाप ने पैदा किया, पाला पोसा, बड़ा किया, उनसे ही गिरी प्रवेश करवा लो, उनसे बड़ा उनसे बड़ा कोई है? मगर माँ बाप से नहीं कराते, पोगा पंडित से कराते। हमारा आदमी जब मर जाता, यहां तक तो ठीक था, तो जिंदा वाला मामला था, मरने के बाद भी पंडित जी के पास दौड़ा दौड़ा जाता है और पंडित जी को पूछता है कि हमारे पिताजी की आत्मा को शांति मिल गई कि नहीं मिल गई? तो पंडित जी कहते हैं आत्मा को शांति नहीं मिली, वो तो भटक रही। क्यों भटकती है? अगर शांति मिल जाए तो पैसा कौन देगा? जब भटकेगी तभी ना तो यादव जी, वर्मा जी पैसा देंगे, अगर शांति मिल जाएगी तो कौन पैसा देगा? तो भटक रही है, तो कहते क्या करना है? तो 11 ब्राह्मणों को खिलाना पड़ेगा, 21 ब्राह्मणों को खिलाना पड़ेगा, 51 ब्राह्मणों को खिलाना पड़ेगा, 101 ब्राह्मण, जिसकी जैसी औकात वैसा बता देता है। और जब तक नहीं खिला सकते तब तक खतरा बरकरार है। क्या खतरा बरकरार है? पिताजी की आत्मा भटकते भटकते रात में आ सकती है तुम्हारे पास,
और तुमको परेशान कर सकती है। इसलिए सर के पास में सोते समय या तो हंसिया रख के सोना, या तो खुरपा रख के सोना, या तो गड़ासा रख के सोना, या तो कुल्हाड़ी रख के सोना। सोते हो कि नहीं सोते हो? सोते हैं ना हमारे लोग। अच्छा, जो पिताजी खुद अच्छा नहीं खाए हमको खिलाए, खुद अच्छे कपड़े इसलिए नहीं पहने कि उनका बेटा अच्छा कपड़ा पहने, खुद बढ़िया जिंदगी इसलिए नहीं जिए कि वो हमको फीस हमारी जमा करे, हम पढ़ लिख के डॉक्टर मास्टर वकील इंजीनियर बने, अच्छी जिंदगी जिए। जो पिताजी पूरा जीवन भर इसलिए कष्ट सहे कि उनका बेटा अच्छी जिंदगी जिए, मरने के बाद वो पिताजी हमें परेशान करेंगे। मतलब मूर्ख बनाने की कोई लिमिट तो होनी चाहिए ना, मगर कोई लिमिट है? अनलिमिट रखने की क्या जरूरत है? जब हम अनलिमिटेड मूर्ख बनने के लिए तैयार हैं तो अनलिमिटेड मूर्ख बनाने के लिए तैयार हैं। हम बनने के लिए अनलिमिटेड मूर्ख तैयार है तो बनाने के लिए तैयार। अच्छा चलो, आपको बीमारी होती, डॉक्टर के पास जाते हो नहीं? तो डॉक्टर जांच लिखता है, कभी कभी एक्सरे लिखता है, कभी कभी MRI लिखता है, कभी कभी CT स्कैन लिखता है। तो उसमें क्या आता है? उसमें आता है कि लीवर में थोड़ा सूजन, किडनी में थोड़ा दिक्कत है, हार्ट में थोड़ा प्रॉब्लम है, उसकी भी जांच हो। क्या किसी रिपोर्ट में ऐसा आया कि आत्मा थोड़ा ऊपर से नीचे खिसक गई? आत्मा यहाँ थी, यहाँ से थोड़ा इधर खिसक गई, ऐसी कोई रिपोर्ट आई? आज तक रिपोर्ट नहीं आई, क्योंकि शरीर में आत्मा नाम का कुछ है ही नहीं। ये आत्मा हमारे दिमाग में ब्राह्मणों ने बिठाया है ताकि आत्मा का डर दिखाकर आपको लूटते रहे। दो तरीके के लोग देश में रहते हैं हमारे, एक कमेरा है और एक लुटेरा है। इस देश का जो SC ST OBC समाज है, माइनॉरिटी समाज है, वो कमेरा है। वो पैदा करता है, मेहनत करता है, कुदाल चलाता है, फावड़ा चलाता है, फिर खाता है। और एक लुटेरा है जो जन्म से लेकर के मरने के बाद तक जिंदा भी खाता है और मरने के बाद भी खाता है। एक कमेरा है और एक उसको लूटने वाला लुटेरा है। तो इसलिए ज्योतिबा फूले क्या कहते? ज्योतिबा फूले कहते थे जैसे बाल काटना नाई का धर्म नहीं है, धंधा है। बाल काटना नाई का धर्म नहीं है, धंधा है, क्योंकि उसकी रोजी रोटी उससे चलती। तो जैसे बाल काटना नाई का धर्म नहीं है, धंधा है, वैसे ही कर्मकांड कराना ब्राह्मण का धर्म नहीं है, धंधा है। मगर हम तो धंधा को धर्म समझते हैं, हमको धंधा को धर्म समझते हैं। फिर ब्राह्मण क्या कहता है? ना हल चले न चले कुदारी, बैठे भोजन दे मुरारी। मुरारी खिला रहे, हम खिला रहे हैं। मुरारी नहीं खिला रहे, हम खिला रहे हैं। और कभी एकादशी आ जाती है, कभी पंचमी आ जाती है, कभी नवमी आ जाती है, कभी दसवीं आ जाती है, तो ब्राह्मणों की रोजी रोटी में कोई कमी नहीं होती है। इतनी व्यवस्था ही बनाया है कि कभी कमी नहीं होती है। और फिर हमारे लोग चरणामृत भी पीते हैं। मूर्खता की कोई लिमिट होनी चाहिए। ग्रेजुएट हो गया, पोस्ट ग्रेजुएट हो गया, पढ़ा लिखा हो गया, चरणामृत नहीं समझ पाया क्या है? चरणामृत दो शब्द से मिलकर बना, एक चरण और एक अमृत। तो ये संधि विच्छेद हमारे हिंदी के भी पोस्ट ग्रेजुएट लोग कर नहीं पाते, संस्कृत वाले भी कर नहीं पाते। चरणामृत, चरण और अमृत। चरण से निकला हुआ जो अमृत है, किसके चरण से अमृत निकलेगा? चमार जी के चरण से थोड़ा अमृत निकलेगा, नहीं, वर्मा जी के भी चरण से नहीं निकलेगा, यादव जी के चरण से भी अमृत नहीं निकलता, केवल पंडित जी के चरण से अमृत निकलता है। तो हम चरण से अमृत कैसे निकलेगा? चरण को धुलना पड़ता है, धुलने के बाद वो अमृत बनता है। हमारे लोग जो कथा सुनते हैं ना सत्यनारायण भगवान, खूब ध्यान लगाकर सुनते हैं। जितने सुने, किसी से पूछ लो सत्यनारायण की कथा क्या है, गारंटी से एक भी आदमी नहीं बता सकता कि सत्यनारायण की कथा क्या है, क्योंकि वो ब्राह्मण ही सत्यनारायण की असली कथा नहीं सुनाता है। वो तो केवल ये कहता कि इसने नहीं सुना तो राजा तो उसका राज चला गया, व्यापारी नहीं सुना तो उसका व्यापार चला गया, वो नहीं सुना तो उसका ये हो गया। वो खुद ही सत्यनारायण की कथा नहीं जानता, नहीं सुनाता, तो हमारे लोग कैसे जानेंगे? तो सुनता है, सुनने के बाद क्या करता? बढ़िया दही लाता है मेथी में, उसमें गुड़ भी डालता है कि नहीं डालता, फिर ब्राह्मण के पैर में लगाता है कि नहीं लगाता है, तब वो चरणामृत बनता है।
अगर वो ब्राह्मण के पैर में मेटी ना छुआई जाए तो चढ़ा अमृत नहीं बन सकती है। तो ब्राह्मण के पैर में वो मेटी छुआता है, फिर मेटी में से निकाल कर हमारे लोगों के हाथ में देते, फिर हमारे लोग उसको ऐसे करते, फिर ऐसे करते हैं कि नहीं करते। तो ये जो सारा मति भ्रष्ट किया है हमारे लोगों का, ये ब्राह्मणों ने किया है। इसलिए हम कह रहे हैं कि हमारे लोग ब्राह्मणों के गुलाम। स्वतंत्र देव सिंह को नहीं देखा? 10 साल के लड़के का पैर धुलते हुए वीडियो नहीं देखा क्या स्वतंत्र देव सिंह? हमारे लोग नेता मानते। अरे जो ब्राह्मण का 10 साल के लड़के का पैर धुल रहा है उसको हमारे लोग नेता मानते हैं। कितना ज्यादा हमारे लोगों का मानसिक पतन हो गया है, इतना ज्यादा। अरे ब्राह्मण के 10 साल के लड़के का 60-70 साल का हमारा बुजुर्ग आदमी स्वतंत्र देव सिंह, वो ब्राह्मण के 10 साल के लड़के का पैर धुल रहा और हमारे लोग कहते नहीं हमारा नेता है। काहे का नेता है यार? उसका नेता तो 10 साल का ब्राह्मण है, उसका पैर वो धुल रहा तो तुम्हारा काहे का नेता हो गया? हमारे लोगों को समझने की जरूरत है। ब्राह्मणों ने हमारे दिमाग पर कब्जा कर लिया है, दिमाग से गुलाम बना लिया, दिमाग बांध दिया। जब दिमाग बांध दिया तो शरीर बांधने की जरूरत नहीं। जैसे गांव में आप लोगों के घरों में जानवर पाले जाते हैं ना, क्योंकि किसान का काम तो बगैर जानवर के चलता ही। भैंस घर में होती है, तो भैंस को अगर खोल दो, जो आपके घर में भैंस है उसको खोल दो, बोलो आजाद किया, कितनी दूर जाएगी भैंस? अरे 100 मीटर जाएगी, 200 मीटर जाएगी, इधर उधर खाएगी, खाकर आकर शाम पे आपके खूंटे पर खड़ी हो जाएगी। नहीं खड़ी हो, योगी जी के सांड को पकड़ लाओ, उसको बांधो, या तो रस्सी तोड़ के चला जाएगा या तो खूंटा उखाड़ के भाग जाएगा। क्यों क्यों भैंस खोलने के बाद आके खड़ी हो जाती है? क्यों योगी का सांड भाग जाता है, बांधने के बावजूद भी भाग जाता है? क्योंकि योगी का सांड दिमाग से आजाद है और आपकी भैंस दिमाग से गुलाम। समझ आई बात? आपकी भैंस दिमाग से गुलाम हो रही है क्योंकि लंबे समय से बांधी गई है। तो जब गुलामी लंबी हो जाती है तो मीठी लगने लगती है। हमारे लोगों को ब्राह्मणों ने लंबे समय से इस कल्चर में रखा है, इसलिए वो गुलामी मीठी लगने लगती है। तो इसलिए हमारे लोग ऐसा करते हैं। तो जब हमारे लोग ऐसा करते हैं तो इसकी वजह से जो हमारे लोगों के हक अधिकार की लड़ाई है, वो हमारे लोगों के हक अधिकार की लड़ाई देश में हो नहीं पा रही है, क्योंकि लोग हमारे हैं और हमारे लोगों के दिमाग पर ब्राह्मणों ने कब्जा किया हुआ है। इसलिए जो हमें अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़नी चाहिए वो हम लड़ते ही नहीं। हम क्यों नहीं लड़ते? अरे जब हमें शेड्यूल कास्ट से लड़ने से फुर्सत मिलेगी, शेड्यूल ट्राइब से लड़ने से फुर्सत मिलेगी, मुसलमान से लड़ने से फुर्सत मिलेगी, तब ना अपनी गिनती की लड़ाई लड़ेंगे, तब ना अपने 60% हिस्से की लड़ाई लड़ेंगे। हमें तो शेड्यूल कास्ट से लड़ने से फुर्सत नहीं है, हमें तो मुसलमान से लड़ने से फुर्सत नहीं है, क्योंकि लड़ते तो हम हैं मगर हम लड़ने वाले हैं, लड़ाने वाले नहीं है। लड़ते हम हैं, लड़ाने वाला अलग है। लड़ाने वाला ब्राह्मण है, वो लड़ाता है और हम लड़ते हैं, तो फायदा हमारा नहीं होता, फायदा ब्राह्मणों का होता। कैसे? 16 नवंबर 1992 को जब मंडल कमीशन का फैसला आया, 52% ओबीसी को केवल 27% आरक्षण मिला और 27% में क्रीमी लेयर लग गए। क्रीमी लेयर का मतलब है जिसके पास दांत है उसको चना नहीं मिलेगा और जिसके पास दांत नहीं है उसको चना दिखाया जाएगा, क्योंकि वो चना खा नहीं सकता। मतलब जिस ओबीसी के पास इतना पैसा है कि वो अपने बच्चे को महाविद्यालय विश्वविद्यालय में पढ़ा सकता है, वो क्रीमी लेयर में। और जो पढ़ा नहीं सकता वो रिजर्वेशन का फायदा कैसे लेगा? पहले पढ़ेगा तब ना आरक्षण से नौकरी लेगा, जब पढ़ेगा नहीं तो आरक्षण कहाँ से लेगा? तो जो पढ़ाने लायक है उसको आरक्षण मिलेगा नहीं, क्योंकि कहा तुम्हारे पास पैसा ज्यादा हो गया। और जो पढ़ाने लायक ही नहीं है उसको ऐसे ही नहीं मिलेगा, क्योंकि वो पढ़ा नहीं पाए। आरक्षण ऊपर से खत्म हो गया, नीचे से खत्म। इतनी बड़ी धोखेबाजी ओबीसी के साथ में हुई। 3745 जातियों को मंडल कमीशन ने रिकमेंड किया था ये ओबीसी, मगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा जो जातियां राज्य और सेंट्रल की लिस्ट में हैं उन्हीं को केवल ओबीसी माना जाएगा।
तो 3743 में से केवल 1998 जातियों को सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी माना। ओबीसी के साथ धोखाधड़ी हुई, मगर ओबीसी के साथ इतना बड़ी धोखाधड़ी हुई तो ओबीसी को कहां जाना चाहिए? दिल्ली न जाना चाहिए था संसद भवन को घेरने। किस बात के लिए? अरे भाई, जब शेड्यूल कास्ट की जितनी संख्या है उतना आरक्षण पहले से लागू है, आदिवासी की जितनी संख्या है उतना आरक्षण पहले से लागू है। इसका मतलब संविधान ये मानता है जिसकी जितनी संख्या है उसको उतना आरक्षण मिलना चाहिए। तो फिर ओबीसी की संख्या 52% है तो 27% आरक्षण की, ये तो आम आदमी को समझ में आ सकती है ना, बगैर पढ़े लिखे आदमी को भी ये बात समझ में आ सकती है। तो ओबीसी को ये बात समझ में क्यों नहीं? ओबीसी को भी ये बात समझ में आनी चाहिए थी, मगर नहीं आई। और नहीं आई, अगर आई होती तो दिल्ली जाता, दिल्ली जाता तो संसद भवन घेरता, और संसद भवन घेरता तो ये कहता जब शेड्यूल कास्ट की जितनी संख्या उतना आरक्षण, आदिवासी की जितनी संख्या उतना आरक्षण है, तो ओबीसी की संख्या 52%, तो 52 को 52% आरक्षण लागू। शेड्यूल कास्ट को क्रीमी लेयर लागू नहीं है, आदिवासी को क्रीमी लेयर लागू नहीं है, तो ओबीसी को भी क्रीमी लेयर नहीं होना चाहिए, इसको हटाओ। जब ऐसा संसद घेरता तो संख्या कितनी है? 60%। 60% लोग अगर संसद घेरते तो सुनवाई होती कि नहीं होती? सुनवाई होती कि नहीं होती? लेकिन संसद घेरे इसके पहले ही जो हमारे गली मोहल्ले में आने वाले पंडित जी लोग हैं, क्योंकि पंडित को पिछड़े वर्ग के घर में आने के लिए अनुमति लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पिछड़े वर्ग का आदमी जब उतनी दूर से सड़क से ही देखता पंडित जी आ रहे तो खुद ही दौड़ के जाता है, पंडित जी आइए आइए आइए, हमारा बहुत सत्यानाश किया, थोड़ा और करिए, आइए आइए आइए, तो खुद ही इज्जत देता है, खुद ही बुलाता है। तो किसी जो है तो अनुमति लेने की जरूरत तो हमारे पिछड़े वर्ग के घर में आने के लिए नहीं। तो पंडित जी लोग आ गए, उन्होंने सोचा कि उनके कुछ जानकार नेता हैं जो दिल्ली कूच करवा सकते हैं, तो अगर ये दिल्ली कूच कर गए तो इनके बच्चों को लाखों नौकरियां मिल जाएंगी, इनको दिल्ली कूच करने से रोकना। तो पंडित जी आ गए, कहा पटेल अयोध्या में देख रहे हैं क्या चल रहा है? तुम्हें पता नहीं? हमें तो नहीं पता क्या चल रहा है, क्योंकि पटेल जी को तो देश दुनिया से कोई मतलब नहीं। सुबह उठते खेत गए, शाम को खेत से आए, तो देश दुनिया से तो कोई मतलब, यादव जी, पटेल जी, मौर्य जी, चौहान जी, इनको तो कोई मतलब होता नहीं है, तो अपना काम करते हैं। पंडित जी ने कहा नहीं पता? बोले नहीं पता, नहीं पता। अरे मुसलमान राम जी का मंदिर ही बनने नहीं दे रहे। बोले ऐसा मामला, मुसलमान राम जी का मंदिर नहीं बनने दे रहे? बोले और क्या, बाबरी मस्जिद में राम जी पैदा हुए, मगर बाबरी मस्जिद में जहां राम जी पैदा हुए थे वहां हम लोग राम का मंदिर बनाना चाहते हैं, लेकिन मुसलमान बनने ही नहीं दे रहे। बोले पंडित जी ये तो बहुत गलत हो रहा, क्या करना बताओ? बोले तो अयोध्या चलो। अब जिसको दिल्ली जाना था उसको कहा अयोध्या चलना पड़ेगा, तो जिनको दिल्ली जाना था वो अयोध्या चले। दिल्ली में ब्रह्म प्रकाश चौधरी ओबीसी के नेता थे, उन्होंने दिल्ली में रैली निकाली, हम पिछड़ों का नारा है, 90 भाग हमारा है। तो पत्रकारों ने ब्रह्म प्रकाश चौधरी को माइक लगाया और पूछा, चौधरी जी नारा तो आपका बहुत अच्छा है। बोले कौन सा नारा? बोले वही कि हम पिछड़ों का नारा है, 90 भाग हमारा है, लेकिन आपके पीछे 90 लोग भी नहीं। आप 90 भाग की बात कर रहे हो, आपके पीछे तो 90 लोग भी नहीं। तो चौधरी ब्रह्म प्रकाश बड़े नेता थे दिल्ली के, उसके पहले वो मुख्यमंत्री रह चुके थे, तो उन्होंने जवाब दिया, अरे पिछड़े तो मंदिर बनाने चले गए, हमारे पीछे कहाँ आने वाले? वो तो अयोध्या गए हुए हैं, मंदिर बनाने गए हुए हैं, उन्हें अपने अधिकार से कोई मतलब नहीं है। इतना खतरनाक काम घर में एंट्री देते हो इसलिए हो गया। आपके बच्चों को जो लाखों नौकरियां मिलने वाली थी, जिसके लिए आप दिल्ली जाने वाले थे, दिल्ली जाते तो लाखों नौकरियां मिलती। ब्राह्मणों ने सोचा इनकी लाखों नौकरियां पर तो हम ब्राह्मणों ने ही कब्जा किया है, ये ले लेंगे तो हमारा क्या होगा? घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? अगर ये ले लेंगे अपनी नौकरियां तो जो इनकी नौकरी पर हम लोग कब्जा किए हैं ये तो ये ले लेंगे, वापस करना पड़ेगा। मामला बड़ा खतरनाक है। तो हमारे लोगों को अयोध्या भेज दिया। विनय कटियार को आगे किया, पता है ना विनय कटियार का नाम, आपके पड़ोसी कल्याण सिंह को आगे किया,
उमा भारती को आगे किया, परवीर तोगड़िया को आगे किया, सारे पिछड़े वर्ग के लोगों को आगे किया। 16 नवंबर 1992 को मंडल कमीशन में पिछड़े वर्ग के साथ धोखेबाजी हुई और 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद पिछड़े वर्ग के लोगों ने गिरा दी। जहां लगते हैं वो काम तो फतेह कर ही लेते हैं। एक बार अंग्रेजों के पीछे लगे तो उनको खदेड़ के ही छोड़ा। अंग्रेज भी हमारे फायदे के लिए काम कर रहे थे तो उनको खदेड़ दिया और ब्राह्मण कब्जा कर लिए और फिर मस्जिद गिराने गए तो मस्जिद भी ढहा दिया। इसीलिए हम लोग यात्रा चला रहे हैं कि ये जिधर हाथ लगाते हैं उधर फाइनल कर लेते हैं कि एक बार अपने हक अधिकार के लिए भी हाथ लगाते हैं, ये फाइनल हो जाए। इसलिए इतना गर्मी में पसीना बहा रहे हैं तो कोई जरूरत नहीं थी कि एक बार अपने काम के लिए हाथ लगा लो। ब्राह्मणों के लिए तो हमेशा लगा रहे हो, एक बार अपने लिए लगा लो। तो जब बाबरी मस्जिद गिर गई 6 दिसंबर 1992 को, तो जो मंडल के में ओबीसी के साथ धोखाधड़ी हुई वो मामला हवा में उड़ गया। और मस्जिद किसने गिराई, क्यों गिराई, मंदिर बनेगा कि नहीं बनेगा, कब बनेगा, चलो अभी वो शुभ घड़ी आ गई जिसका पिछड़े वर्ग के लोग इंतजार कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया कि मंदिर बनेगा। हम लोग तो पहले से ही कह रहे थे कि ओबीसी के लोगों कितनी भी तुम लड़ाई लड़ लो मंदिर के लिए, घंटा बजाने के लिए भी तुमको वहां रखेंगे। तो अभी ट्रस्ट बनाया मोदी जी ने। मोदी जी कहते हम पिछड़े वर्ग के आदमी हैं, ट्रस्ट बनाया, एक भी ओबीसी को ट्रस्ट में नहीं है। अरे घंटा बजाने के लिए तो एक को रखते, घंटा बजाने के लिए भी नहीं है। चलो बाकी ओबीसी के लोग खराब वाले हिंदू हो सकते, मगर विनय कटियार तो बढ़िया वाले हिंदू है ना, वो तो उन्हीं की पार्टी के। कल्याण सिंह भी बढ़िया वाले हिंदू है, उमा भारती भी बढ़िया वाली हिंदू है, परवीर तो बढ़िया भी बढ़िया, इन्हीं लोगों ने तो मस्जिद गिरवाया था, ये तो बढ़िया वाले हिंदू है। और केशव प्रसाद मौर्य भी कम बढ़िया वाले हिंदू नहीं है, और स्वामी प्रसाद मौर्य बढ़िया वाले नहीं थे लेकिन इस समय हो गए। तो इनमें से किसी को रख लेते भाई, दूसरे को ना रखते। चौधरी विकास पटेल तो बहुत विरोध में बोलता है ये तो बढ़िया वाला हो ही नहीं सकता, लेकिन जो बढ़िया वाले उनके हैं वो तो उनको अगर रख लेते तब भी माना जाता है चलो मेहनत किया, मंदिर बनवाया तो मंदिर का फायदा मिल रहा है। लेकिन एक भी आदमी को नहीं रखा। इसका मतलब यह है कि जब मुसलमानों से लड़ना हो तब हम बढ़िया वाले हैं। कब हिंदू हैं, जब मुसलमान से लड़ना हो तब बढ़िया वाले हिंदू, जब वोट देना हो तब और बढ़िया वाले हिंदू, और जब चंदा देना हो तब एकदम बढ़िया वाले हिंदू। रामनाथ कोविंद जी का नाम सुना कि नहीं सुना? जब पुष्कर के मंदिर में गए तो दोनों प्राणी गए मियां बीबी, तो ब्राह्मणों ने कहा ना अंदर अंदर नहीं, इधर सीढ़ी पर बैठो, सीढ़ी पर। अंदर अंदर कैसे जाओगे, अछूत आदमी अंदर गए। राष्ट्रपति बन गए तो बन गए, ये तो मंदिर है, यहाँ ब्राह्मण का राज है। राष्ट्रपति का राज पूरे देश भर में होगा, मंदिर में तो ब्राह्मण का न राज है, इधर अंदर नहीं। तो कोविंद जी को सीढ़ी पर बैठना पड़ा, तब वो अच्छे वाले हिंदू नहीं थे। और जब चंदा लेना हुआ तो पूरे भारत में पहले नंबर के हिंदू कोविंद जी ने, और चंदे की शुरुआत कोविंद जी से की। तो चंदा देने के लिए बढ़िया वाले हिंदू, वोट देने के लिए बढ़िया वाले हिंदू, मुसलमानों से सर फड़वाना हो तो बढ़िया वाले हिंदू। क्योंकि ब्राह्मण सोचते हैं हमारी संख्या तो 3.5% है, मुसलमानों से लड़े साला पता नहीं क्या हो जाए, कुछ बचे वचे या ना बचे वचे क्या पता है, तो इससे अच्छा मुसलमानों से मत लड़ो, इन्हीं लोगों को लड़ाओ। जब ये हमारे कहने से लड़ने के लिए तैयार हैं तो ब्राह्मण को आगे जाकर लड़ने की क्या जरूरत है। जब ओबीसी के लोग लड़ने के लिए तैयार हैं आगे जाकर, तो ब्राह्मण को लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे ये समझाने का मतलब है कि हमको हिंदू के नाम पर केवल इस्तेमाल किया जा रहा है, किसी भी प्रकार का कोई अधिकार हमको नहीं दिया जा रहा है। ये हमारा समझाने का, कहने का ये मतलब है। जो देश में राजनीति हो रही है इसको समझने की जरूरत है। और इसलिए मंडल को लागू हुए 30 साल हो गए, अभी 8% से ज्यादा ओबीसी के लोग नौकरी में नहीं, बहुत ज्यादा होंगे तो 8%। उसमें भी तमाम मिश्रा जी फर्जी सर्टिफिकेट लगा के घुस जाते, द्विवेदी जी फर्जी सर्टिफिकेट लगा के घुस जाते, पता नहीं कौन कौन फर्जी सर्टिफिकेट लगा के घुस जाते हैं। तो वो जो परसेंटेज है वो और कम आ जाएगा अगर उनकी जांच हो जाए तो हम अपने हक अधिकार के लिए अगर हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोले। लोकतंत्र में गोली नहीं चलती है, बोली चलती है।
और जिसको अपनी बोली बोलना आता है उसको ही अधिकार मिलते। अच्छा चलो, अगर बच्चा ना रोए तो कहावत है माँ भी दूध नहीं पिला, तो आप अपने अधिकार के लिए नहीं बोलोगे तो आपको कौन अधिकार ला के दे? तो आपका केवल इस्तेमाल होगा। जैसे 2014 में मोदी जी आए, आरएसएस बीजेपी को लगा कुछ ओबीसी अभी दिमाग से चलने लगे, सब के सब पैदल नहीं रह गए, अभी कुछ समझदार हो गए। ज्यादा ओबीसी दिमाग से पैदल हैं, मगर फिर भी कुछ ओबीसी समझदार हो गए। तो जो पैदल वाले हैं वो तो हिंदू के नाम पर वोट दे दे, लेकिन जिनको अकल है वो तो हिंदू के नाम पर वोट नहीं देंगे। तो अगर वो हिंदू के नाम पर वोट नहीं देंगे तो पिछड़े के नाम पर वोट देंगे। मोदी जी हर बात में क्या कहते हैं, मैं पिछड़ी जाति का, मैं पिछड़ी जाति का, मैं पिछड़ी जाति का, मैं नीच जाति का, हर बात में बोलते नहीं। अभी नहीं बोला कि मेरा अपमान करते हैं क्योंकि मैं पिछड़ी जाति का। बोलने के लिए तो तुम पिछड़ी जाति के हो, वोट लेने के लिए तुम पिछड़ी जाति के हो। और जब प्रधानमंत्री बन गए, मद्रास हाई कोर्ट ने कहा ओबीसी की गिनती करो, तो जानवरों की गिनती किया, ओबीसी की गिनती नहीं किया, तब पिछड़ी जाति के नहीं। 314 ओबीसी के बच्चे आईएएस की परीक्षा पास किए, उनकी नियुक्ति को रोक दिया, तब तुम पिछड़ी जाति के नहीं हो। पिछड़े वर्ग के बच्चों का वजीफा बंद कर दिया, तब तुम पिछड़ी जाति के नहीं हो। पिछड़े वर्ग को बजट में एक नया नहीं दिया, सबका साथ सबका विकास कहते हो। अरे बगैर पैसे के विकास होता है क्या? बगैर पैसे का विकास होगा? पैसा देते ही नहीं, केवल नारा देते हो, क्योंकि पता है उनको इनको हल्दी लगाने की जरूरत नहीं। दिखा ही दो तो पीले हो जाएंगे पिछड़े वर्ग के, हल्दी दिखा दो पीला हो जाएगा, तो लगाने की क्या जरूरत है? जो हल्दी लगाने से पीला होगा उसको लगाया जाएगा, जो दिखाने से पीला हो जाता है उसको लगाने की जरूरत नहीं है। तो पिछड़े के नाम पर मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बन गए और सारा काम पिछड़ों के विरोध में कर रहे। आप लोग महामूर्ख आदमी एक ढूंढो, महामूर्ख आदमी ढूंढो और उसके हाथ में कुल्हाड़ी पकड़ाओ और कहो मार लो अपने पैर पर। मारेगा कोई महामूर्ख आदमी? अरे बुद्धिमान तो सवाल ही नहीं है, महामूर्ख भी नहीं मारेगा। क्यों? वो बोलेगा ठीक है मैं महामूर्ख हूं, मानता हूं, मगर इतना भी बड़ा महामूर्ख नहीं हो कि अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारूं, क्योंकि महामूर्ख होने के बाद भी मुझे पता है कि पैर हमारा ही कटेगा कुल्हाड़ी मारने से, इसलिए हम अपने पैर पे कुल्हाड़ी नहीं मारे। जब महामूर्ख आदमी भी अपने पैर पर कुल्हाड़ी नहीं मारता, तो नरेंद्र मोदी अपने को पिछड़ा कहते हैं और पिछड़ों के पैर पर कुल्हाड़ी क्यों मार रहे? अब नरेंद्र मोदी को तो मूर्ख भी कहीं नहीं कहा जा सकता, महामूर्ख तो बहुत बड़ी बात है। अब मूर्ख कैसे कहा जाए नरेंद्र मोदी को? देश के प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री को मूर्ख कैसे कहा जाए? नहीं कहा जा सकता। लेकिन वो काम क्या कर रहे हैं? अपने को पिछड़ा होने का ढिढोरा भी पीट रहे हैं और पिछड़ों के पैर पर कुल्हाड़ी भी चलाने का काम कर रहे हैं। तो क्यों कर रहे हैं? आपको उदाहरण दे के समझा देते, जल्दी समझ में आ जाए। कभी कभी गांव में लगातार पंडित जी या बाबू साहब प्रधान होते लगातार होते, एकाएक आरक्षण की लिस्ट निकलती है और पता चलता है अब ये सीट रिजर्व हो गई शेड्यूल कास्ट की। अब रिजर्व हो गई तो पंडित जी लड़ नहीं सकते, बाबू साहब लड़ नहीं सकते। फिर वो क्या करते? उनके घर में जो उनके भैंस को चारा डालने वाला आदमी होता है, उनके खेत में उनका हल चलाने वाला आदमी होता है, उसको कहते ले अपना कागज उसका इकट्ठा करते, उसका नॉमिनेशन कराते, उसको चुनाव जिताते हैं, वो गांव का प्रधान हो जाता है। उसके काम में कोई परिवर्तन नहीं होता, प्रधान हो जाता है, नाम का प्रधान हो जाता है, काम का प्रधान नहीं होता है। काम का प्रधान तो पंडित जी ही होते हैं, वो केवल नाम का प्रधान होता है। जब अंगूठा लगाना होता तब उसको बुलाते हैं, लगाया। तो जैसे गांव में गुलाम आदमी को प्रधान बना लिया जाता है, वैसे आरएसएस के ब्राह्मणों ने देश में एक गुलाम ढूंढा और उसको देश का प्रधानमंत्री बना लिया। इसलिए नरेंद्र मोदी पिछड़ा होकर के पिछड़ों के विरोध में सारा फैसला कर रहे हैं। क्योंकि आप लोगों में से बहुत लोगों ने कठपुतली की नाच देखी हो, जो पहले पुराने लोग हैं वो देखे होंगे। हम लोग छोटे छोटे थे तो होती थी, नए लड़के नहीं देखे। तो कठपुतली की नाच में कठपुतली नाचते हुए दिखती थी, नचाने वाला नहीं दिखता था। नरेंद्र मोदी नाचते हुए दिखता है, नचाने वाला जो आरएसएस है वो तो दिखता ही नहीं है। लेकिन हमारा सत्यानाश जरूर हो रहा है, तो हमको समझने की जरूरत है। अब उत्तर प्रदेश का ही उदाहरण ले, 2017 में उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ, कहा केशव प्रसाद मौर्य को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएंगे।
हमारे लोगों ने सोचा कि दिल्ली में तो प्रधानमंत्री अपना बना ही लिया है पिछड़ा, अब यूपी में भी केशव प्रसाद मौर्य को बनाया जाएगा तो जरूर बीजेपी को वोट देना चाहिए। कुछ के कान में कहा अनुप्रिया पटेल की भी संभावना है, ऐसा नहीं संभावना नहीं है। तो कुछ लोग अनुप्रिया पटेल को बनाने लगे, तो कुछ के कान में कहा स्वतंत्र देव सिंह बन सकते हैं, कुछ को कहा ओम प्रकाश राजभर बन सकते हैं। सारी पिछड़ी जाति के लोगों को कहा कि तुम्हारा आदमी बन सकता है। सब लोगों ने बीजेपी को वोट दिया। और एक बात और कही, हाँ अखिलेश की सरकार बनती है तो यादव सारी नौकरी ले लेते हैं, और मायावती की सरकार बनती है तो चमार सारी नौकरी ले लेते हैं। भाजपा की सरकार बनेगी तो ना यादव को देना है ना चमार को देना, तो तुम्ही को तो सब देना है, कहाँ जाएगी सारी नौकरी। तो हमारे लोग और खुश हो गए, बोले अब इससे अच्छी बात क्या है, बहुमत मिल गया। बहुमत मिल गया, केसों को उप बनाकर चुप कर दिया है कि नहीं कर दिया, सुना कोई आप? उप बनाकर चुप कर दिया। योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया। योगी आदित्यनाथ ने कहा ये मोटे हो रहे हैं पिछड़े वर्ग के लोग, ज्यादा मोटे हो जाएंगे तो लड़ाई लड़ेंगे, तो थोड़ा इनका पतला करना पड़ेगा। पतला करने के लिए पूरे उत्तर प्रदेश में सांड छोड़ दिया। अब रात को 2 बजे हमारा आदमी लाठी लेकर के खेत में भागता है कि खेत में सांड खा रहा है, तो अब वो पतला हो जाएगा क्योंकि दौड़ भी लगा रहा है, और जब सांड खा लेगा तो पैदा नहीं होगा, खाने को नहीं मिलेगा तो पतला हो जाएगा। जब रोजी रोटी का संकट आ जाएगा, दिमाग चलना बंद हो जाएगा तो लड़ेगा नहीं। तो योगी जी ने कर दिया। सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में ओबीसी के लोगों का फर्जी इनकाउंटर हुआ है, ओबीसी के लोग नहीं हुए। सबसे ज्यादा हत्याएं हुई, घर जलाया गया। बलिया में एक पाल बिरादरी के आदमी को एसडीएम के सामने गोली मार दिया, मतलब हद हो गई है। एसडीएम के सामने गोली मारा और भाग भी लिया। एसओ, एसडीएम, सीओ सारे अधिकारी गोली मारा और भाग भी लिया। प्रतापगढ़ में पटेल की हत्या हुई, कुशवाहा की हत्या हुई कौशाम्बी में, राजभर की हत्या हुई, निषाद की हत्या हुई फैजाबाद में। काल्पनिक बात थोड़ा ही कह रहा हूं, घटनाएं डेली घट रही। सबसे ज्यादा पिछड़े वर्ग के लोगों के ऊपर अन्याय अत्याचार हो रहे हैं, उनकी हत्याएं हो रही, उनके जमीनों पर नाजायज कब्जा हो रहा है, क्योंकि दबंगों का मनोबल बढ़ गया है। जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं उनका मनोबल बढ़ गया, क्योंकि योगी आदित्यनाथ खुद ही अपराधी थे। सबसे पहले अपना मुकदमा वापस लिया, अपने मुकदमे वापस लिया ना, अपराधी था ना इसलिए मुकदमे थे, तो मुकदमे वापस लिया। तो जब वो खुद ही वापस लिया, अगर अपराधी नहीं होते तो कहते कोर्ट में चलने दो, जब कोर्ट निर्दोष साबित करेगी तो बरी हो जाएंगे। लेकिन जान रहे थे कोर्ट निर्दोष नहीं साबित करेगी, इसलिए खुद ही मुकदमे वापस ले। तो सबसे ज्यादा पिछड़े वर्ग पर अन्याय अत्याचार हो रहे हैं, लेकिन हम लोग नहीं बोल रहे। हमारे समर्थन से सरकार बनी और हमारे ऊपर ही अन्याय अत्याचार हो, और हमारे लोग सोच रहे नौकरी हमको मिलेगी। 69,000 शिक्षक भर्ती हुई, उसमें ओबीसी का कोटा गायब हो गया। ओबीसी के बच्चे लखनऊ में हैं, धरना कर रहे हैं, वहां लाठीचार्ज हो रहा है। गोरखपुर यूनिवर्सिटी में 70% ठाकुर भर दिए गए। बाधा यूनिवर्सिटी में 15 प्रोफेसर की नियुक्ति हुई, 15 में से 11 ठाकुर हो गए। आप तो सोच रहे थे कि यादव का नहीं होगा, चमार का नहीं होगा, हमारा हो जाएगा, और हो रहा है सब ठाकुरों का। तो ये जो स्थिति है इसको समझने की जरूरत है कि हमारे लोगों को केवल बहकाया जा रहा है, भड़काया जा रहा है, लड़ाया जा रहा है, और हमारे लोगों का ही सत्यानाश हमारे ही समर्थन से किया जा रहा है। ये बात पिछड़े वर्ग के लोगों को समझने की जरूरत है। जब ये सारी चीजें हुई, हमारे पिछड़े वर्ग के लोग नहीं बोले, लेकिन एक विकास दुबे का इनकाउंटर हुआ, हंगामा खड़ा हो गया, ब्राह्मणों का उत्पीड़न हो रहा, उत्पीड़न हो रहा, उत्पीड़न हो रहा। हंगामा अभी तक चल रहा है ना, बंद नहीं। ओबीसी के सैकड़ों एनकाउंटर हुए, कोई नहीं बोला। एक विकास दुबे का हुआ, सब लोग बोल रहे हैं, हमारे लोग भी बोल रहे हैं। तो लोकतंत्र में बोली नहीं चलती, बोली चलती है। बोली अपनी बोलना पड़ेगा, चाहे आपके घर का नेता आए, चाहे आपके जाति का नेता आए, उसको बोलना पड़ेगा। नहीं तो क्या करते, जैसे कटिया में केचुआ लगाया जाता है मछली को फंसाने के लिए। अगर केचुआ ना लगे तो मछली ना फंसे, अगर केशव मौर्य को ना दिखाएं तो मौर्य ना फंसे, ओम प्रकाश राजभर को ना दिखाएं तो राजभर ना फंसे, अनुप्रिया पटेल को, स्वतंत्र देव सिंह को ना दिखाएं तो कुर्मी ना फंसे, बैकवर्ड ना फंसे ना। अगर चेहरा ना दिखाए, केचुआ अगर ना लगाया जाए तो फंसेगा नहीं, तो केचुआ लगाया जाता है, और केचुआ लगा के फंसा लिया जाता है, फिर सत्यानाश किया जाता है।
इसलिए हमारे लोगों को समझने की जरूरत है, क्योंकि जो बिरादरी का नेता है वो बिरादरी में आता है क्या कहता है, सारी बिरादरी आगे चली गई, अपनी ही बची रह गई। अपनी बिरादरी को आगे ले जाना है तो बिरादरी का आदमी सोचता बिरादरी आगे ले जाएगा, इसके पीछे खड़े हो जाओ। तो बिरादरी का आदमी बिरादरी के नेता के पीछे खड़ा हो जाता है, और बिरादरी का नेता सोनिया गांधी के पीछे खड़ा हो जाता है, अमित शाह के पीछे खड़ा हो जाता है। पता कितना दे रहे हो हमारी बिरादरी के इतने लोग हमारे पीछे। उधर सौदा कर लेता है, वो विधायक नहीं होता विधायक हो जाता है, सांसद नहीं होता सांसद हो जाता है, मंत्री नहीं होता मंत्री हो जाता है, उसका तो कल्याण हो जाता है। गैस एजेंसी नहीं होती गैस एजेंसी हो जाती, पेट्रोल पंप नहीं होता पेट्रोल पंप हो जाता है, उसका कल्याण हो जाता है, आपका सत्यानाश हो जाता है। एक आदमी को मंत्री बनाना और पूरे समाज के हक अधिकार पर डाका डालना, पूरे समाज का सत्यानाश करना, ये सस्ता सौदा है उनके लिए, लेकिन हमारे लिए महंगा सौदा है, क्योंकि आने वाले समय में हमारी जनरेशन गुलाम हो जाएगी। वो हमारा ही समर्थन लेकर हमारे ही आदमी का चेहरा दिखाकर राज कर रहे, इसलिए समझने की जरूरत है। क्योंकि मोदी जी ने एक बात कही थी कि देश नहीं बिकने दूंगा, लेकिन मोदी जी ने मन ही मन कसम खा लिया है कि देश के अंदर देश है, ऐसा कुछ बचने भी नहीं दूंगा, देश नहीं बिकने दूंगा, मगर देश के अंदर देश है, ऐसा कुछ बचने भी नहीं दूंगा। इसलिए इंडियन ऑयल बेचा, भारत पेट्रोलियम बेचा, रेलवे बेचा, बीएसएनएल बेचा, एयरपोर्ट बेचा, लखनऊ एयरपोर्ट जाओ, पहले चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट था, अब अडानी एयरपोर्ट हो गया, क्योंकि अडानी को दे दिया। तो जब सब बिक जाएगा तो ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। यहाँ बैठे हर आदमी की इच्छा है उसका बेटा सरकारी नौकरी पाए, उसकी बेटी सरकारी नौकरी पाए, उसका दामाद सरकारी नौकरी पाए, उसकी बहू सरकारी नौकरी पाए। अरे जब सरकारी होगा तब ना सरकारी नौकरी मिलेगी, सरकारी ही कुछ नहीं बचेगा, सब अडानी अंबानी को दे देगा, तो सरकारी नौकरी कहाँ से बचेगी। और जब सरकारी नौकरी नहीं बचेगी तो हम आरक्षण की लड़ाई लड़ रहे हैं, आरक्षण तो सरकारी में है, आरक्षण कहाँ मिलेगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। आपकी आने वाली जनरेशन अडानी और अंबानी की गुलाम हो जाएगी। 3 काले कानून आ गए, किसानों की जमीन पर अडानी अंबानी का कब्जा हो जाएगा। तो अभी जब आप गोंडा में घुसते हो फैजाबाद से, तो बोर्ड लगा रहता गोंडा में आपका स्वागत है। जब गोंडा से बाहर निकलते हो तो बोर्ड लगा मिलता है गोंडा में आने के लिए धन्यवाद, यहाँ से बहराइच की सीमा शुरू हो, ऐसा बोर्ड लगता है। आने वाले समय में जब सारी जमीनों पर अडानी अंबानी का कब्जा हो जाएगा तो ऐसा बोर्ड नहीं मिलेगा। क्या बोर्ड मिलेगा, अडानी की सीमा में आपका स्वागत है। 100 किलोमीटर आगे जाओगे वहां नया बोर्ड मिलेगा, यहाँ अडानी की सीमा समाप्त होती है, अंबानी की सीमा यहाँ से शुरू होती है, अंबानी की सीमा में आपका स्वागत। सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर लोहा इकट्ठा करने वाले ये लोग, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने खंड खंड भारत को अखंड बनाने का काम किया, सारी रियासतों को इकट्ठा करने का काम किया, और सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर लोहा के बदले वोट बटोरने का कार्यक्रम करने वाले ये लोग आज अखंड भारत को फिर से अडानी और अंबानी की रियासतों में तब्दील करने जा रहे हैं। ये केवल आरक्षण का मामला नहीं है, केवल पिछड़े वर्ग का मामला नहीं है, बल्कि ये देश को बचाने का मामला है। देश को पूंजीपतियों के हाथों में गिरवी रखने की तैयारी चल रही है, और अगर हम लोग नहीं खड़े हुए तो हमारे आने वाले बच्चे पूंजीपतियों के गुलाम हो जाएंगे, और ये देश गुलाम फिर से गुलाम हो जाएगा। इसलिए देश को बचाना है, अपनी आने वाली जनरेशन को बचाना है, तो इसके लिए खड़ा होना है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा ये बात समझाने के लिए निकला है कि खड़ा होना। क्यों खड़ा होना है, क्योंकि ये देश हमारा है। आप नई साइकिल, नई मोटरसाइकिल, नई कार खरीदते हो, दूसरे को चलाने के लिए नहीं देते। क्यों नहीं देते? आपको लगता है दूसरे की थोड़े, ये दूसरा चलाएगा, गैर की मोटरसाइकिल कार समझ के चलाएगा तो अच्छा नहीं चलाएगा, खराब कर देगा। जब नई साइकिल, नई मोटरसाइकिल, नई कार दूसरे को चलाने के लिए नहीं देते, तो ये देश दूसरों को चलाने के लिए क्यों दे दिया? और दे दिया इसलिए ना सत्यानाश हो गया। हमारे पुरखों का राज था, मौर्य शासन था, भारत विश्व गुरु था, सोने की चिड़िया था। आज भारत कटोरा लेकर के विश्व बैंक के सामने खड़ा है, भिखारी हो गया है। इतना पतन अगर हुआ है तो ये हम लोगों ने अपने देश को नहीं चलाया, हमने दूसरों को चलाने के लिए दे दिया, इसलिए ये पतन हुआ है। अगर भारत को फिर से विश्व गुरु बनाना है, फिर से सोने की चिड़िया बनाना है, तो देश की बागडोर अपने हाथ में लेना होगा। एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी
जो इस देश के मूल्यवासी हैं, अगर वो इकट्ठा आ जाएं तो देश की बागडोर अपने हाथ में ले सकते हैं, इस देश के शासक बन सकते हैं। और शासक इसलिए नहीं बनना है, आज वो हमको पीट रहे हैं, हम इकट्ठा हो जाएंगे तो हम भी उनको पीट सकते हैं, लेकिन हम पीटने के लिए इकट्ठा नहीं होना चाहते। हम किस बात के लिए इकट्ठा होना चाहते? इंसाफ कायम करने के लिए, न्याय स्थापित करने के लिए इकट्ठा होना चाहते। न्याय क्या है? हम किसान हैं, किसान किसी के साथ अन्याय नहीं करता। अरे हम तो फसल भी बेचते हैं, पहले तौल कर देते हैं, ऊपर से थोड़ा और देते हैं, ले जा भाई, कमी नहीं होनी चाहिए। तो हम तो किसान है, किसी का हिस्सा नहीं खाते, हम किसी का हिस्सा नहीं खाना चाहते, लेकिन अब हम ये भी नहीं बर्दाश्त करेंगे कि हमारे हिस्से पर कोई कब्जा करके रखे, ये भी अब हमको बर्दाश्त नहीं है। तो इसलिए अब इस देश में इंसाफ की लड़ाई होगी, और उस लड़ाई में पिछड़े वर्ग की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि पिछड़े वर्ग की आबादी 60%। अगर 60% लोग जागृत हुए, शेड्यूल कास्ट के लोग काफी हद तक जागृत है, आदिवासी लोग जागृत है, माइनॉरिटी के लोग बातों को समझ रहे हैं, अगर इन सबको इकट्ठा किया जाए तो ये आबादी 85 से 90% हो जाएगी, और इस देश में हम लोग शासक हो जाएंगे, और इस देश में इंसाफ कायम होगा। इंसाफ क्या है? जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये इंसाफ है। सबकी गिनती करो, सबको इस देश की विधायिका में, कार्यपालिका में, न्यायपालिका में, मीडिया में, कल कारखाने में, उद्योग धंधे में, व्यापार में, नौकरी में, हर जगह सबको बराबर का हिस्सा दे दो। अगर ये बराबर का हिस्सा लागू हो गया तो ये इंसाफ है। ये इंसाफ कायम करने की लड़ाई में आप लोग साथ सहयोग देंगे, ऐसी आशा और उम्मीद के साथ आप लोगों ने मुझे सुना, इसके लिए आभार, धन्यवाद। जय बोल 85, बोल 85, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा।